नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं सुधा जुगरान जी द्वारा लिखी कहानी पेंडुलम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विद्या ने जूते हाथ में लिए, दुपट्टा गले में लपेटा और उठकर रेत पर नंगे पांव चलने लगी। दूर क्षितिज पर थके हारे सूरज का इंतजार करती धरती से मिलन का दृश्य आह्लादित कर रहा था। संपूर्ण गगन जैसे आलोदित हो रहा था। सूर्यास्त इंतजार से राहत का समय है। पशु पक्षी इंसान सभी तो अपने विश्राम गृह की तरफ लौटते हैं। उनके लिए इंतजार में रत आंखें सुकून पाती हैं। एक नई आशा में रात्रि का अवसान हो जाता है। एक नई सुबह इंतजार में रहती है। सुबह रूपक है, आशा का, विश्वास का, खुशी का, उमंग का। लेकिन विद्या एकाएक ठिठक कर धरती के आगोश में समाते उस लाल सुर्ख गोले को भ्रमित सी निहारने लगी। पिछले 2 साल से उगने वाला यह सूरज उसके लिए कुछ भी तो नया लेकर नहीं आता। उसकी जिंदगी का संध्याकाल लंबा हो चला है। रवि के जाने के साथ ही उसकी सुबह रूठ गईं, शामें रंगहीन हो गईं। अरुणोदय की लालिमा और सूर्यास्त की लालिमा का फर्क उसे अब समझ में नहीं आता। सोच टप से 2 शबनम की बूंदें पलकों को गीला कर गालों पर लुढ़क गईं। उसने जूते पहने और तेज चाल से चलती हुई सड़क तक आ गई। पिछले कुछ दिनों से उसका यह रूटीन सा बन गया था। शाम के 5 बजते ही उसकी उंगलियां लिफ्ट का बटन दबा देती और लगभग 30 से 40 मिनट की पैदल वॉक कर वह समुद्र के इस किनारे पर पहुंच जाती। उसके वापस घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा गिर जाता था। आज भी वह जब घर पहुंची तो अंधेरा गिराया था। चाय का कप लेकर वह बालकनी में झूले पर बैठ गई। पूरा शहर जगमगाने लगा था। 20-22 दिन पहले ही वह बड़े बेटे के पास से वापस लौटी थी। इस बार लौटना इतना आसान न था, लेकिन वह अपनी सोच पर अटल थी। बड़ा बेटा निमिष दिल्ली व छोटा नितिन चेन्नई में था। 2 साल पहले ऐसे ही तो एक दिन वह इसी बालकनी में बैठी रवि का इंतजार कर रही थी। रोज रवि जब आ जाते तभी वह उनके साथ चाय पीती थी। 2 महीने बाद रवि रिटायर होने वाले थे, लेकिन उस दिन जब रवि लौटे तो स्पंदन विहीन देह के साथ, बिना सांसों की गर्माहट लिए, वह अवाक रह गई। नीचे आई अस्पताल की एम्बुलेंस की आवाज सुन उसने सोचा, शायद बिल्डिंग में कोई बीमार होगा। लेकिन जब चंद मिनट बाद उसके फ्लैट की घंटी बजी तो उसकी छठी इंद्री ने जागृत हो अनहोनी की सूचना दे दी। धड़कते हृदय से दरवाजा खोला तो रवि की खून से सनी देह के साथ ऑफिस के कुछ लोग खड़े थे। उसकी आंखों ने जैसे किसी को पहचाना ही नहीं। संभवतः सामने घटने वाली घटना से वह अनजान है। सामने खड़े लोगों को वह नहीं जानती। रवि के दोस्त ने बांह पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। क्या हुआ? वे घुटे घुटे स्वर में किसी तरह बस इतना ही बोल पाई, भाभी जी घर आते समय जाने कैसे रवि की कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। मैं पीछे ही आ रहा था। उस समय टाइम नहीं था कि आपको सूचित कर पाता। भरकस प्रयत्न कर रवि की जाति चेतना को बचाने के लिए लोगों की मदद से अपनी कार में रख पहले सीधा अस्पताल ले गया। उसके बाद आपको फोन किया, पर आपके फोन पर घंटी ही नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सांसों ने साथ छोड़ दिया। रवि के अभिन्न दोस्त अनिमेश का स्वर कातर हो कांप रहा था, भर्रा रहा था, लेकिन वह रो नहीं पा रही थी। बच्चों को फोन कर दो, बमुश्किल उसने इतना कहा। वह पत्थर सी हो गई थी। बेटे आए उससे लिपट कर रोए। दोनों बहुओं ने गले लगाया, लेकिन वह जो उस पल पत्थर बनी तो पिघल ही ना पाई। पिघलने के लिए विश्वास आना भी तो आवश्यक था, और उसे तो विश्वास ही ना आया था रवि के जाने का। भूले भटके कोई आंसू पलकों को गीला कर देता। दिल फूट फूट कर रोना चाहता था, पर मन जैसे निष्ठुर बना बैठा था। पिछले 2 साल कैसे बीते पता नहीं। दिल डूबता हुआ लगता, शरीर हर वक्त घबराहट से भरा रहता। पेटों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अकेले मुंबई के अपने फ्लैट में रहने की उसकी हिम्मत भी न थी। वह पेंडुलम बन गई दिल्ली और चेन्नई के बीच। जिंदगी इस कदर बिखरी कि संभलने पर ही ना आई। वह अपनी घबराहट दूर रखने के लिए दवाई खा लेती, लेकिन कितने दिन। एक बेटा उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बदलाव के लिए दूसरे के पास छोड़ जाता, दूसरा फिर पहले के पास, पर उसे अकेले इस घर में रहने के लिए नहीं छोड़ते, और न वही लौटने का साहस करती। लेकिन जहां भी रहती घर अपना ही याद आता। चेन्नई रहती
तो वह छोटे बेटे बहू का घर लगता। दिल्ली रहती तो बड़े बेटे बहू का घर। उसका अपना घर छूट गया था। उसकी एक दिनचर्या थी जो मुंबई के उस फ्लैट में सांस लेती थी। बेटों के घर में सर्वसुख होते भी न जाने क्या था जो छूटा जा रहा था। एक दिन अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात करते उसका स्वर कातर हो गया। मन नहीं लगता कहीं भी दीदी। कैसे लगेगा विद्या? उसे साथ लेकर ही कब गई थी? वह तो मुंबई के तेरे घर में ही बंद है ना। फिर भी कोशिश तो करती हूं ना। कोशिश में सहजता कहां से आएगी? ऐसा क्यों होता है दी? माँ बाप का घर बच्चों का घर होता है, लेकिन बच्चों का घर माँ बाप का घर नहीं बन पाता। क्या हो गया? तू कभी भी ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करती थी। मुझे लगता है विद्या तेरी मन स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं। पर बच्चों के अपने तौर तरीके हैं। वे अपने बच्चों को हमारी तरह से नहीं पालते। उनका कहना है बच्चों को ऑलराउंडर होना चाहिए। कोल्हू के बैल बन गए हैं आजकल के बच्चे। जो दोनों जॉब करते हैं वे भी बच्चों को बुरी तरह व्यस्त रखते हैं। जो एक नहीं भी करती है वह भी, खाने में भी। बच्चों के लिए पौष्टिकता का कोई ध्यान नहीं। रोज ऊंटपटांग खाना सीख गए हैं। दरअसल किचन में जाना तो किसी को पसंद ही नहीं है ना। कुक ने जो बना दिया बना दिया। नहीं तो बाहर से ऑर्डर करने के लिए पिज्जा बर्गर है ना। तो होने देना, उनके बच्चे, उनका तरीका। और घर भी तो कुछ भी फेर बदल पसंद नहीं उनको। यूं मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरी उम्र अभी मात्र 58 वर्ष है। कैसे भूल जाऊं? कैसे एक तरफ बैठी रहूं? मुंबई में अकेले रहने की हिम्मत नहीं हो रही। बच्चों के घर में मन नहीं लग रहा है। करूं तो क्या करूं? ऐसा निरर्थक सा जीवन। अजीब सा डर समाता जा रहा है। विद्या भाव विवाहन सी बोली। दीदी का हृदय द्रवित हो गया। जब तक सच की आंख से आंख मिलाकर सामना नहीं करेगी तब तक डर परेशान करता रहेगा। 2 साल होने को आए तो रवि की फोटो तक भी देखने को तैयार नहीं। इसी कारण 13वीं की पूजा भी फोटो के बिना ही करनी पड़ी। विद्या को याद आया, बेटों ने पूजा में पिता की बड़ी सी फोटो फूल माला डालकर रख दी थी। विद्या की नजर पड़ी तो एक चीख के साथ बेहोश हो गई थी। वो दिन और आज का दिन रवि की फोटो अलमारी से बाहर नहीं निकाली गई। हिम्मत नहीं होती दी रवि को देखने की। जाने मुझे क्या हो जाएगा। यही है तेरा डर जिससे तू भाग रही है। अपने घर में रहने की हिम्मत कर विद्या। रवि अपनी जिंदगी जीकर चला गया। तुझे अभी जीनी है। तेरे अंदर का डर तुझे खत्म कर देगा। डर फिर चाहे किसी इंसान से हो या भाव से, यदि हम उससे डरते हैं तो वह हम पर हावी होता है, और सामना करते हैं तो हम उस पर हावी हो जाते हैं। आपकी बातों से हिम्मत आती है दी, लेकिन इतना आसान नहीं लगता। तू कोशिश कर तो सही। तू कहेगी तो कुछ दिन के लिए मैं आ जाऊंगी तेरे पास, लेकिन आना तभी जब मन से जीतने की चाह हो। आखिर रहना तो तुझे अकेले ही है। लेकिन दी अकेले रहूंगी कैसे? फिर वही बात, व्यस्त इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन उसे अकेलापन नहीं हो सकता। वही तो, कहाँ व्यस्त करूंगी खुद को? वह रोआंसी सी हो गई। हर समय अकेले में कई ख्याल आकर डराएंगे। फिर कैसे दिन बिताऊंगी? पहले तो अपने दिल से पूछ विद्या कि वह चाहता क्या है। बच्चों के घरों के बीच हमेशा इसी तरह इधर से उधर डोलते रहना, या अपने घर पर अकेले रहना? दोनों रास्ते दुष्कर हो सकते हैं, लेकिन तुझे उस रास्ते पर सुकून की तलाश करनी है जो कम दुष्कर लगे। जवाब में वह चुप रही। एकाएक कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। विद्या, क्या तुझे अपनी जड़ों से उखड़ना मंजूर है? जब तू अपनी रास्ता ढूंढ लेगी तो संबल कई मिल जाएंगे। तूने पापा से जिद करके कथक नृत्य सीखा था। कविता लिखने का तुझे शौक है। पाक कला में तेरा अभी भी मन रमता है। आज सोशल मीडिया ने कई सशक्त माध्यम प्रदान किए हैं किसी भी शौक को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जब मन से रास्ता ढूंढेगी और उस पर चलना चाहेगी तभी तेरा निर्णय सार्थक होगा। दूसरे की राय इसमें काम नहीं करती है, मात्र एक रोशनी दिखा सकती है बस। बताती हूं दी, सोचकर। कह उसने फोन ऑफ कर दिया। उस रात नींद नहीं आई। दीदी की बातें याद कर खुद को समझाती रही, मुझे डरना नहीं है, डर का सामना करना है, अकेलेपन का सामना करना है।
दोनों बच्चों के घरों में कब तक यूं डोलती रहूंगी। जड़ से उखड़ने जैसा एहसास उसे पिछले काफी समय से घेर रहा था। दीदी ने उस एहसास को शब्द दे दिए। यही तो है वह भाव जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा। रवि के जाते ही उसका घर, उसका वजूद, उसकी दुनिया सब कुछ बिखर गई। मुंबई में अपना आशियां सजाया था। उस घर के कोने कोने में वह है, रवि है, लेकिन रवि के जाते ही वह उखड़ गई। दीदी ठीक कह रही है। उसका मन कैसे कहीं लगेगा। वह तो मुंबई के अपने घर में बंद है ना। वह लगेगा तो वहीं, और लगेगा तभी जब वह सच का सामना करेगी। और सच, वह कितना भयानक है। विद्या को लगता है जैसे उसके अकेले होते ही वह सच उसे निगल जाएगा। वह जी नहीं पाएगी उस सच के साथ। लेकिन 2 साल होने को आए। जितने यत्न वह और बेटे कर सकते थे उसे फिर से जीवन की तरफ लौटाने के, वह सब किए जा चुके हैं। क्या एक बार यह भी करके देख ले। पूना में दीदी है। शहर में उसकी इतने वर्षों की जान पहचान है। घने अंधकार में दूर दिखती रोशनी की एक किरण जैसा विश्वास है उसके पास। रात भर सोचकर उसने मन मजबूत किया और सुबह बहुत कमजोर मन के साथ निमिष को अपना फैसला सुनाया। कैसी बात करती हो मम्मी? कैसे रहोगी अकेली? अकेले मैनेज करना इतना आसान है क्या? अगर ड्राइविंग सीखने से पहले ही कह दोगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो सीखने वाले की हिम्मत तो टूट ही जाएगी ना। इस समय मुझे तुम्हारी केयर की नहीं, सहारे की जरूरत है। एक बार कोशिश तो कर लेने दो निमिष, वरना तुम दोनों तो हो ही। मैं तुम दोनों के घर में पेंडुलम बनी डोलती रहूं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम और नितिन बारी बारी से मेरे पास आते रहो? धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी और फिर मैं अकेली कहाँ हूं। नहीं रह पाऊंगी तो चली आऊंगी। दिल में कसक तो ना रहेगी कि मैंने कोशिश नहीं की थी। लेकिन मम्मी, वहां अकेले मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका फैसला। अभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानती हूं कि मेरी जड़ें वहीं हैं। उस घर की हवा में मेरी आत्मा सांस लेती है। विद्या का स्वर इतना कातर था कि निमिष से कुछ बोला नहीं गया। वो विद्या को लेकर मुंबई आ गया। काफी समय से बंद पड़े घर को रहने लायक किया। सारी सुविधाएं करके पूना मौसी को फोन कर दिया। 1 हफ्ता निमिष रहा और 1 हफ्ता दीदी। उसके बाद वह भी चली गई। दीदी ने अपने रहते कोशिश की कि रवि की बड़ी सी फोटो अलमारी से निकालकर बाहर लॉबी में रख दे, लेकिन विद्या ने रखने नहीं दी। अभी नहीं दी। जिस दिन मुझे अंदर से लगेगा, जिस दिन मन को विश्वास हो जाएगा, सच का सामना करने की ताकत आ जाएगी, यह काम मैं खुद कर लूंगी। दीदी उसे कई बातें समझाकर वापस चली गई थी। पहली रात वह सो नहीं पाई। अकेले रहने का इरादा बार बार कमजोर पड़ रहा था। सुबह के समय आंख लग गई तो देर तक सोती रह गई। काम वाली रेशमा के बार बार घंटी बजाने से नींद खुली। दरवाजा खोला तो रेशमा बदहवाश सी खड़ी थी। अरे बाबा रे, कैसा सोता है दीदी जी। बड़ी दीदी मेरे को बोलकर गई कि दीदी का ख्याल रखना। मैं तो पहले ही दिन घबरा गई। ओह नहीं रेशमा, ऐसा कुछ नहीं। रात भर सो नहीं पाई, इसलिए आंख लग गई थी। कैसा नींद आएगा दीदी, अकेला दिल घबराता होगा। थोड़ा दिन मेरी छोटी बेटी को अपने पास रख लो, आदत हो जाए अकेला रहने की, तब घर ले जाऊंगी। वह स्नेह से रेशमा को देखती रह गई। दिल में कहीं कुछ जुड़ा गया। इतनी भी अकेली नहीं है वह। चलना शुरू करेगी तो संबल भी मिल ही जाएंगे। शुक्रिया रेशमा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अगर नहीं रह पाई तो तेरी बेटी को अपने पास रख लूंगी, पढ़ा भी दूंगी उसे। सिर हिलाकर रेशमा अपने काम पर लग गई। रेशमा जितनी देर काम करती उतनी देर उसकी बकर बकर चालू रहती। रेशमा उसके घर में कई सालों से काम कर रही थी। उसकी बकर बकर में कभी भी रुचि न लेने वाली विद्या अब उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी थी। दीदी उसके लिए अमेजॉन से काफी सारी उसकी पसंद की किताबें ऑर्डर करके चली गई थी। रेशमा 12 बजे तक काम करके जाती। जब तक वह नहा धोकर आती तब तक दीदी का फोन आ जाता। दोनों बेटे भी रोज फोन करते। बहुएं पोता पोती भी फोन पर टच में बने रहते। हर रात उसका डर हल्का हल्का कुछ कम हो रहा था। शाम फिर भी परेशान करती। शाम होते ही उस शाम की भयावह यादें पीछा न छोड़ती। इसी ऊहापोह में एक दिन वह उठकर समुद्र के इस किनारे पर आकर बैठ गई।
उसे अच्छा लगा। फिर रोज आने लगी। शाम का यह रूटीन सेट हो गया। सब कुछ मंथर गति से चलने लगा था। फिर भी कुछ ऐसा था उसके अंदर जो बाहर आने को बेचैन था। बार बार मन व्याकुल हो जाता। पता नहीं कितना रह पाएगी ऐसे। नहीं रह पाएगी तो वापस बैठो के घरों के बीच पेंडुलम ही बन जाएगी। हर दिन सोचती, लेकिन निर्णय किसी आने वाले कल पर छोड़ देती। बालकनी में बैठी वो बहुत देर से सामने फैले जगमगाते शहर को घूर रही थी। इंसान सबसे अधिक खुद से भागता है या फिर परिस्थितियों से, वो समझ नहीं पा रही थी। एक ही स्थिति परिस्थिति को लेकर सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इंसान अगर खुद से न भागे तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। दीदी कहती है, तुझे खुद को अपने घर में रहने के लिए वक्त देना होगा। अपना जीवन अस्थिर या स्थिर बनाना तेरे हाथ में है, नहीं उसे। पेंडुलम जैसी इधर से इधर डोलती हुई जिंदगी नहीं जीनी है। स्थिरता लानी है अपने जीवन में। अपनी ऊर्जा, अपनी कोशिश सही दिशा में लगानी है। एकाएक वह उठी और बेडरूम में जाकर हिम्मत करके वह अलमारी खोल दी जिसमें रवि की बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। उसने तस्वीर बाहर निकाली और बाहर लॉबी में आ गई। सामने वाले कोने पर गोल टेबल रखी थी। उसने तस्वीर का कपड़ा हटाया और आंखें बंद कर ली। अंदाजे से तस्वीर टेबल पर दीवार के सहारे टिका दी। तस्वीर से नजरें चुराकर उसने अगरबत्ती जलाकर स्टैंड पर लगाई और फोटो के सामने रख दी। फिर न जाने किस आवेग के वशीभूत हो सीधे रवि की आंखों में झांकने लगी। क्षण भर में ही उसके शरीर का संपूर्ण आवेग हिलोरें लेने लगा था। अंदर का 2 साल से रुका तूफान बाहर आने को बेचैन हो रहा था, पर उसकी नजर रवि की नजरों से हटी नहीं। अकस्मात उसका चेहरा भावों के आगोश में आ बिगड़ने लगा। तूफान के जखीरे आंखों में उमड़ने लगे। गंगा जमुना गालों पर प्रचंड वेग से बहने लगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। उसने हिचकियां लेते अपना सिर फोटो के सामने टेबल पर टिका दिया। रोते रोते वो कह रही थी, अब कहीं नहीं जाऊंगी रवि, कहीं नहीं। यहीं रहूंगी अपने घर पर। तुम्हारे साथ। तुम्हारे होने का एहसास फिर से मेरे डूबे मन के खोए आत्मविश्वास को वापस ला देगा, जीने का जज्बा दे देगा। उसकी आंखें बरसती चली जा रही थीं, बरसती चली जा रही थीं और घनघोर बरसात के बाद की नीले आकाश की सी मन भावन, पावन, स्वच्छ आत्मिक शक्ति उसके अंदर पसर रही थी। टेबल से सिर उठा, आंसू पोंछते हुए वह सोच रही थी, कल सुबह से ही डांस की प्रैक्टिस शुरू करनी है। डांस स्कूल के बारे में जानकारी इकट्ठी करके टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। सबसे बड़ी और अहम बात यह कि रेशमा की बेटी को अपने पास रखकर उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। जिंदगी घसीटनी या बितानी नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण रूप से जीनी है। अब विद्या की आंखों के अश्रुकणों में इंद्रधनुष चमक रहे थे। वह इत्मीनान से, मुस्कुराते होठों से अपने आंचल से रवि की तस्वीर को पोंछने लगी।